हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि हमारे यूपीएससी 2026 के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे सेशन से अभी तक नहीं जुड़े हैं या हमारे चैनल से अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी फटाफट से इसे शेयर कर देंगे, ताकि जो भी कैंडिडेट 2026 या उसके आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी है या फिर वो कोई स्टेट पीसीएस है, सभी के लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रत्येक टॉपिक के साथ संबंधित पीवाईक्यू या उसके आधार पर प्रश्नों को भी हम सॉल्व करवाते चलते हैं। और आज के सेशन में अंत में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए शामिल किया गया है, जो कि आपके नॉलेज को चेक करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी करते रहें हमारे साथ, है ना। साथ ही साथ हम आपको वीकली बेसिस पर करंट अफेयर्स का टेस्ट भी उपलब्ध करवाते हैं, और 1 से लेके 8 नवंबर तक का टेस्ट कल मॉर्निंग में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट यहाँ पर आता है, जो भी सेशन आता है आपके लिए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के टॉपिक में हम आपको टॉपिक का नाम बताना भूल गए, बट क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि किस टॉपिक का कहाँ पे लिंक है, कैसे वहां से सवाल पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हमारे सामने पहला टॉपिक है मालाबार युद्धाभ्यास। अगर आप करंट अफेयर्स से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, ये क्वाड देशों का एक सैन्य युद्धाभ्यास है। ठीक है, क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो 10 नवंबर से शुरू किया गया है ये मालाबार युद्धाभ्यास। और ये कहां पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में, है ना। उत्तरी प्रशांत में एक गुआम नामक स्थान है, यहीं पर आयोजित किया जा रहा है मालाबार युद्धाभ्यास। तो कई बार पीसीएस वगैरह में ऐसे पूछ लेता है कि कहां पर मालाबार युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया है, और आपको दे देगा पूर्वी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर। तो उसमें कंफ्यूज होने की संभावना होती है। याद रखेंगे, इसे प्रशांत महासागर के उत्तरी छोर पे इसका आयोजन किया जा रहा है, गुआम नामक द्वीप पर। ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास है क्या? एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास बन चुका है। पहले ये एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास था, जिसमें 2 साइड थे, एक भारत और दूसरा अमेरिका, है ना। तो 1995 और 1996 में इसे 2 बार आयोजित किया गया। लेकिन आपको पता होगा कि 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, जिसके कारण से भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे अमेरिका के द्वारा। तो 2002 तक के लिए ये अभ्यास स्थगित हो चुका था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आप याद रखेंगे, और एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के रूप में इसे आयोजित किया जाता था पहले। फिर 2002 के बाद से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है ना। 2015 में जापान शामिल होता है इस युद्धाभ्यास में, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्वाड देशों के अन्य देश यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया कब शामिल होते हैं युद्धाभ्यास में, तो ये ईयर भी आपको याद रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है, आपको पता होना चाहिए कि क्वाड में शामिल होता है दोबारा से 2017 में। 2007-8 में चीनी दबाव के कारण ये बाहर हो जाता है, और फिर फिलीपींस में जब आधिकारिक वार्ता का आयोजन किया जाता है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया पुनः शामिल होता है यूएसए के लीडरशिप में, इस ग्रुप में। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को याद रखेंगे। क्वाड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमेशा डिस्कस किया जाता है न्यूज में। तो हमारे पिछले करंट अफेयर्स के सेशन को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेंगे एक बार। ठीक है, इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री को भेजा गया है इस युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए। तो ये भी पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईएनएस सह्याद्री को भेजा गया है मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए, ये याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वाड के बारे में कुछ। क्वाड है क्या? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो एक प्रकार से सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का समूह है ये, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार का समूह है, सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला समूह है क्वाड। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ठीक है, इन चारों देशों का साझा उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में
खुला और समृद्ध क्षेत्र को सुनिश्चित करना। यहाँ पर किसी एक का प्रभुत्व नहीं रहेगा, इसलिए क्वाड देशों को बनाया गया है। जब आप मैप देखेंगे तो मैप में देखेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ये हिंद महासागर में ही स्थित हैं, ठीक है। उधर देखेंगे तो यूएसए सबसे बड़ी पावर है, तो यूएसए भी यहाँ शामिल हो जाता है, और साथ ही साथ जापान। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से चौकोन प्रकार का एक आकार बनता है सभी देशों को मिलाने के बाद। ये मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उस सेशन को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके उसे एक बार जरूर देखेंगे। क्वाड देशों की स्थापना होती है जब वर्ष 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आता है। सुनामी के बाद जब सभी देश आपसी सहयोग से मिलकर काम करते हैं तो क्वाड का विचार आता है जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मस्तिष्क में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि क्वाड किसके मस्तिष्क की उपज है तो शिंजो आबे की उपज है। ये 2007 में शिंजो आबे ने इस गठबंधन को औपचारिक रूप दिया, ठीक है। तो शिंजो आबे के पहल पर क्वाड का गठन किया गया आधिकारिक रूप से कब? 2007 में, ठीक है। तो प्रारंभ में जो पहला चरण था इसका वो 2007 से 17 तक, यहां तक बोला जाता था कि ये चीन को प्रति संतुलित करने के लिए बनाया गया है। और पहला चरण जो है क्वाड का ये बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं हो सके। लेकिन जैसे ही 2017 के बाद से चीन अपनी आक्रामक नीति को अपनाना प्रारंभ करता है तो यहां पर अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया जाता है इस ग्रुप में, अमेरिका भी इस ग्रुप में आ जाता है, और भारत जिसका एक कह सकते हैं कि सीमा विवाद चलते रहता है ऑस्ट्रेलिया से, तो इन सभी देशों ने फिर आक्रामक तरीके से इस क्वाड को लीड करना प्रारंभ किया और फिर क्वाड का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। 2020 में भारत, अमेरिका और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो इसी समय ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें शामिल होता है। तो ये त्रिपक्षीय नहीं, चारों देश इसमें शामिल होते हैं। और 2017 के बाद पहली बार सभी 4 देश एक साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे थे। मार्च 2021 में क्वाड नेताओं की एक वर्चुअल बैठक होती है और जिसमें उन्होंने एक बयान जारी किया। उस बयान का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड देशों ने द स्पिरिट ऑफ क्वाड नामक घोषणा पत्र को कब जारी किया है तो 2021 में वर्चुअल बैठक में, ठीक है। वर्चुअल बैठक का क्या मतलब है? ऑनलाइन, है ना, मतलब किसी भौतिक जगह पे नहीं गए, ऑनलाइन ही सारा काम हो रहा था। 2021 में कोरोना का समय था, याद होगा आपको। फिर है क्वाड की प्रमुख पहलें कौन कौन सी है? तो पहला पहल है क्वाड का क्वाड कैंसर मून शॉट। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर से होने वाली मौतों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, खास करके सर्वाइकल कैंसर, है ना। सर्वाइकल कैंसर, इसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर भी कहते हैं, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण से होता है। इसीलिए भारत ने लगभग $7.5 मिलियन के मूल्य का ह्यूमन पैपिलोमा सैंपलिंग किट को, डिटेक्शन किट को और वैक्सीन को इंडो पैसिफिक देशों को प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो कितना? $7.5 मिलियन के मूल्य का ह्यूमन पैपिलोमा से संबंधित जो किट होता है वो इंडो पैसिफिक देशों को प्रदान करने का निर्णय लिया है क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल के तहत, ठीक है। अगला पहल है क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। इसे वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई थी क्वाड विदेश मंत्रियों की, वहां पर इसे लॉन्च किया गया है। तो आपसे कई बार स्थान का नाम पूछ लिया जाता है कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव को किस स्थान पर लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखेंगे वॉशिंगटन डीसी में, और विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी इसमें, ठीक है। तो वॉशिंगटन डीसी से इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स है उसके खोज को बढ़ावा देना, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना, और इसमें किसी एक देश का मोनोपोली ना हो। जैसे चीन जैसे देशों का खास करके क्रिटिकल मिनरल्स में मोनोपोली है, तो वो मोनोपोली किसी अन्य देश को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे, ये इस पहल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वाड से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज। अब हम देखते हैं अपने अगले न्यूज को। आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारे जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए टेलीग्राम का लिंक है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग भी करवाते हैं, ठीक है। और हर दिन के सेशन में आपके लिए एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होता है। अगर आप उसे लिख के सबमिट करना चाहते हैं तो भी आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा न्यूज है हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित। आपको पता होगा दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है ये अपने उच्च स्तर पे पहुंच चुका है और दिल्ली में लोग विरोध कर रहे हैं एयर क्वालिटी को के सिचुएशन को देखते हुए, और इस कारण से कितने लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और एक बहुत ही दुखद घटना ये निकल के आ रही है कि दिल्ली के लाल किले के पास एक बम ब्लास्ट भी हुआ है ना। तो अब उस बम ब्लास्ट में किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है या फिर भारत के चुनावी माहौल को लेकर के, जो राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के कुछ किया गया है, ये अभी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। पर जो भी है दुखद है, उसमें बहुत से निर्दोष लोगों की जान गई है और ये भारत सरकार की सबसे बड़ी चूक है। यहाँ थोड़ा हम लोग अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, पर मैं बोलना चाहूंगा कि ये भारत सरकार की सबसे बड़ी चूक है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप राजधानी में हैं और फिर भी राजधानी में ऐसे बम ब्लास्ट हो रहा है, ये सबसे बड़ी चूक है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और न सिर्फ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई भी होना चाहिए। अगर किसी सत्ता दल का ही हाथ क्यों ना हो, इस पे हमारे न्यायपालिका को भी बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करने की जरूरत है। वर्तमान में सिचुएशन ऐसा हो गया है कि सारे संगठन बिल्कुल पपेट बन चुके हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं और देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें हम इंडोर प्रदूषक के बारे में बात करेंगे। इंडोर प्रदूषक क्या है? घर के अंदर की वायु स्वच्छ है या प्रदूषित है। ऐसा हम सोचते हैं कि अगर हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो घर के अंदर हमारा एयर जो है वो बहुत साफ सुथरा है। नहीं, घर वाला एयर जो है वो पैक होता है बिल्कुल, तो वो ज्यादा प्रदूषक होता है, यही बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। ये पेपर 3 जिसमें पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित यानी इन्वायरमेंट से संबंधित है, पेपर 3 से संबंधित। यहां आप इसमें कोई क्वेश्चन उठा के मेंस का आंसर लिख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन बिल्कुल सेपरेट दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित एक सेशन हमने लिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके वहां देखें, बिल्कुल डिटेल में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी वहां पर दी गई है। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर घर से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वायु जो है मतलब घर की वायु जो है वो बिल्कुल साफ है और बाहर की वायु प्रदूषित है, पर ऐसा है नहीं। रिपोर्ट ये मानती है कि बाहर की हवा से 2 से 5 गुना अधिक हानिकारक और प्रदूषित हो सकती है घर के अंदर जो फंसी हुई वायु है। इसका रीजन क्या है? घर में खाना बनता है ना, फिर घर में लोग धूप अगरबत्ती जलाते हैं, इस कारण से वायु जो है वो बिल्कुल ट्रैप होकर रह जाती है घर के अंदर और वो ज्यादा प्रदूषित होती है, यही इस लेख में बताया जा रहा है। साथ ही साथ और कौन से कारण हैं जो घर के वायु को प्रदूषित करने का काम करते हैं? तो वो है निर्माण कार्य। मान लीजिए कि आपके घर के अगल बगल में कोई काम चल रहा हो, तो वहां से जो पार्टिकुलेट मैटर, बिल्कुल महीन धूलकण जो उड़ के आते हैं, वो भी आपके घर के वायु को प्रदूषित करने का काम करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि महिलाओं और बच्चों में श्वास से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बाहर की वायु तो प्रदूषित है ही, लेकिन घर के अंदर की भी वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित है, यही इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। देखिए, खाना पकाने से निकलने वाला धुआं, जरूरी नहीं कि आप लकड़ी में खाना बनाएंगे तभी वो धुआं निकलेगा, और भी चीजें हैं, है ना। इसके बावजूद भारत में इंडोर वायु की निगरानी पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर का वायु प्रदूषित है, लोग उसे मेजर कर रहे हैं, वो अलग है, बट इंडोर जो घर के अंदर वायु है, घर के अंदर का जो एयर है, उसका क्वालिटी इंडेक्स कोई चेक नहीं करता है, जबकि वो भी बहुत ज्यादा प्रदूषित रहता है ना। इस कमी को दूर करने के लिए, ये न्यूज में क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूं, इस कमी को दूर करने के लिए बिट्स पिलानी हैदराबाद ने एक बनाया है क्या, इंडोर एयर क्वालिटी स्केल, जो कि घर के अंदर के वायु के क्वालिटी को मेजर करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडोर एयर क्वालिटी स्केल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो बिट्स पिलानी के द्वारा किया गया है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसे एक किसी भी उपकरण में जोड़ा जा सकता है और फिर उससे घर के वायु को मेजर किया जा सकता है। इसमें, इस रिपोर्ट में, या जो बिट्स पिलानी के द्वारा अध्ययन किया गया है उसके द्वारा यह बताया गया कि
जो अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिसकी चर्चा हमने ऊपर की, उसके कारण से इंडोर एयर क्वालिटी की गिरावट होती है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ये सभी चीजें पाई जाती है इंडोर एयर में, है ना। तो आपको अगर पूछे कि घरेलू वायु में प्रदूषक के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं तत्व, तो वो हो जाएगा PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ। इन सभी का नाम आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इस अध्ययन में क्या पाया गया है कि बेंजीन जो है ये सबसे खतरनाक प्रदूषक है, और बेंजीन के बाद दूसरे नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और रेडॉन है। तो आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे खतरनाक प्रदूषकों को क्रम में सजाइए, है ना। तो बेंजीन जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरे नंबर पे आएगा, फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पे वाष्पशील यौगिक और चौथे नंबर पे आ जाएगा रेडॉन। तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक इस रिपोर्ट में एक और तथ्य बताया गया है कि 2016 में जो निर्माण कार्य घर के अगल बगल में चल रहा है, उसके कारण से जो धूल उत्पन्न होती थी, उसका मात्रा कितना था, 150 मिलियन टन। पूरे भारत की बात की जा रही है। तो उस समय 2016 में 150 मिलियन टन धूल उत्पादित होता था निर्माण कार्य से, लेकिन वर्तमान समय में ये 300 मिलियन टन पहुंच गया है, और 2030 तक यह 430 मिलियन टन तक पहुंचने का उम्मीद है। तो जब आप समझ सकते हैं कि धूल की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो घरेलू वायु कितना शुद्ध होगा ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल खराब है, और खराब इंडोर एयर क्वालिटी के कारण सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिससे सिर दर्द, थकान, जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अगर सिर दर्द है, थकान है, जलन है छोटे बच्चों में या महिलाओं में, तो उसका सबसे बड़ा रीजन प्रदूषण हो सकता है। यही इस अध्ययन में बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बड़े शहरों में जो घर बनते हैं उसमें हवा निकलने का कोई जगह ही नहीं होता है। हवादार कमरे तो लगभग भूल ही गए हैं लोग, है ना। आप कभी जाइए दिल्ली जैसे शहरों में, आपको मिलेगा वहां जो जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं, खास करके स्टूडेंट लोग जैसे एरिया में रह रहे हैं, उनके कमरे में एक खिड़की नहीं होती है। लाइब्रेरी में जाइए, आपको पिछले साल का केस पता होगा, लाइब्रेरी में एक भी खिड़की नहीं है। लाइब्रेरी तो ऐसा बेसमेंट में बना है जहां पिछले साल कितने लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, है ना। तो ये है सिचुएशन घरों का। चलिए आगे देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पर इसका एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कुछ इससे संबंधित। तो भारत में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक मानकीकृत प्रणाली है जो वायु प्रदूषकों को मापती है ना। वायु प्रदूषक को मापने के बाद ये बताती है कि वायु की क्वालिटी क्या है वर्तमान में। इसमें किन किन गैसों का या किन किन कारकों का अध्ययन किया जाता है वायु प्रदूषक के रूप में, वो याद रखेंगे। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। ध्यान रखेंगे इसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन किया जाता है, तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन कहीं नहीं किया जा रहा है, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए सभी का नाम याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 6 श्रेणियों में बांटता है वायु के क्वालिटी को। कौन कौन सा क्वालिटी है? अच्छा, संतोषजनक, मध्यम रूप से प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर रूप से खराब, ठीक है। देखिए इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया हुआ है, और जिस वीडियो में दिया हुआ है उसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आइए एक प्रश्न देखते हैं जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2016 में पूछा गया था। इसे पढ़ेंगे और फिर इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का मान निर्धारित करते समय सामान्यतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको शामिल किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करते हैं तो फिर वहां निम्नलिखित गैसों में से किसे मापते हैं? आपके सामने ऑप्शंस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। विकल्प हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहीं पे देखिए। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर हम लोग नहीं करते हैं, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड था,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड था, पर मीथेन भी उसमें कहीं नहीं था, NH3 था। और NH3 क्या होता है? अमोनिया, है ना। तो पहला और पांचवा नहीं होगा। अब हम लोग विकल्प में देख लेते हैं जिसमें ये दोनों ऑप्शन होंगे, उससे हटा दिया जाएगा। पहला ऑप्शन किसमें है? देखिए, हट गया, हट गया, हट गया। ऐसे काम करता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तब काम करेगा जब आपको बेसिक फैक्ट्स पता होंगे। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है यूपीएससी के लिए। ये टेलीग्राम का लिंक है और आप इसी को ज्वाइन करेंगे अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं। स्टेट पीसीएस के लिए टेलीग्राम का दूसरा लिंक दिया हुआ है, वो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है जो कि आईआर से संबंधित है। ताजिकिस्तान में भारत का विदेशी एयरबेस जो बना हुआ था वो अब नहीं रहा, समाप्त हो चुका है। नहीं रहा का मतलब, माफ करेंगे, नहीं रहा का मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्वर्गवासी हो गया है ना। चलिए, ताजिकिस्तान में एक एयरबेस था जो कि भारत के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट था, अनुबंध था। अब वो अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई है और उसे भारत सरकार रिन्यू करवाने में विफल रही है। एकमात्र एयरबेस हमारा जो था वो ताजिकिस्तान में था। तो यहां से आपसे सवाल बहुत ही प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी इसे रक्षा और विदेश नीति से जोड़ के आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, पेपर 2 में हमारा ये टॉपिक मिलता है। और पहले हम लोग देख लेते हैं मैप में ताजिकिस्तान कहाँ है। ये रहा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान किन देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये सीमा साझा कर रहा है चीन के साथ, फिर ऊपर में ये किर्गिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, इधर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, यहाँ देखिए पाकिस्तान से भी इसकी थोड़ी सी सीमा लगी हुई है ना, इधर रसिया है। तो ताजिकिस्तान में एयरबेस होना हमारे लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। यहां पर हमारा ये बेस था जिसका नाम है ऐनी एयरबेस। ठीक है, और इस जगह से हम इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान हर किसी पे नजर रख सकते थे और साथ ही साथ चीन पर भी एक नियंत्रण बनाया जा सकता था। और यही वो एयरबेस था जहां से हमने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए इस एयरबेस का प्रयोग किया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा एयरबेस था भारत का, जो कि अब भारत के हाथ से निकल चुका है। क्या रीजन है ये हम लोग देखते हैं। तो एक प्रकार से कुछ लोग जो हैं इसे भारत के विदेश नीति की विफलता मान रहे हैं, कुछ लोग इसे दूसरे तरीके से देख रहे हैं। हम सभी पे बात करते हैं। पिछले महीने ये न्यूज आया था कि भारत जो है ताजिकिस्तान में स्थित अपना विदेशी एयरबेस का संचालन नहीं कर रहा है, और ये विदेशी एयरबेस मध्य एशिया में था और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, है ना। 2022 में ताजिकिस्तान के आइनी एयरबेस में अपने सैन्य कर्मियों और उपकरणों की वापसी जो है भारत ने शुरू कर दिया था। कब से? 2022 से ही। और यह वही एयरबेस था जिसका भारत ने पिछले 2 दशकों से संचालन किया था। ठीक है, तो 2 दशक बीत चुके थे, भारत अपना संचालन कर रहा था इसका, लेकिन अब भारत जो है वो इसका रिन्यू करवाने में विफल रहा है, क्योंकि ये ताजिकिस्तान में है और ताजिकिस्तान सरकार के साथ कैसे संबंध हैं और आप उसे कैसे रिन्यू करवाते हैं, ये पूरा पूरा मामला हमारे सिक्योरिटी का बनता है, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर का काम है ना। तो आइनी एयरबेस जो है ये भारत का एकमात्र पूर्ण विदेशी विकसित एयरबेस था। एकमात्र, यानी कि भारत का एकमात्र एयरबेस कहां पर था? आइनी ताजिकिस्तान में। और भारत कहीं पे अपना एयरबेस नहीं बना सका है। महाशक्ति होने का सबसे पहला पॉइंट है कि आप कितने जगहों पर अपने सैन्य अड्डे स्थापित करते हैं। हम जब अभी अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में भी जब हमने पुर्तगालियों को पढ़ा तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या करते हैं, हिंद महासागर के प्रत्येक प्रवेश द्वार पे अपना बेस स्थापित करते हैं। और जब तक आप अपना बेस स्थापित नहीं करेंगे, अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और जब आप सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर महाशक्ति होने का जो चांस है या महाशक्ति होने का जो
मौका है आप उससे खो देते हैं। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा एयरबेस किसका है, तो अमेरिका का है, 100 से अधिक, और उसके बाद चीन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो भारत के हाथ से आईनी एयरबेस निकल चुका है, इसके हाथ से, है ना। यही वो एयरबेस था जहां अफगानिस्तान से अपने लोगों को तालिबान के सत्ता में आने के समय भारत ने अपने नागरिकों को यहां से निकालने का काम किया था। ठीक है, तो आईनी एयरबेस के बारे में सबसे पहले याद रखेंगे कि कहां पर था, और भारत का वो रिन्यू नहीं हो पाया है। 2021 में भारत ने उसे यूज किया था। आईनी एयरबेस जो है ये अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वाखान कॉरिडोर हमने अभी देखा, अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर जो है ये एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन से संबंधित है, और यहां पर 20 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब हम वहां से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों पर नियंत्रण रख सकते थे अपने इस एयरबेस के माध्यम से। ठीक है, चीन का सिंजियांग प्रांत जो है वो सटा हुआ था, और ये पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सटा हुआ था इस एयरबेस से। ठीक है, तो ये एयरबेस सोवियत काल में बनाया गया था, और सोवियत संघ का विघटन के बाद इसकी स्थिति खराब हो चुकी थी। पिछले 2 दशक में भारत ने इसके पुनर्निर्माण पर $80 मिलियन का खर्च किया है। कितनी बड़ी धनराशि भारत ने खर्च किया, और फिर उसे रिन्यू करवाने में भी विफल रहे हैं। और देखिए, आप अभी कुछ दिन में न्यूज सुनेंगे कि इस पे डील करेगा कौन, चीन डील कर लेगा, चीन यहां पे आ जाएगा अंदर, क्योंकि चीन अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विफलता है, भारत ने जिस तरीके से इसे कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक विफलता है। पर कुछ राइटर्स हैं जिनका मानना है कि हमारा इस एयरबेस का काम जो है, वो काम था जो वो समाप्त हो चुका है, यानी कि हमने अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो अब वहां एयरबेस रखने का मतलब है नहीं। पर ऐसा नहीं है, मैं अग्री नहीं करता हूं इस चीज से। 3200 मीटर का लंबा रनवे बनाया था भारत ने, ईंधन भंडार बनाया था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाया था $80 मिलियन का खर्च करके। 2002 में समझौता हुआ था भारत और ताजिकिस्तान के बीच आईनी एयरबेस को लेके 20 सालों के लिए, और 2022 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है तो भारत इसे रिन्यू नहीं करवा पाती है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है, देखिए ताजिकिस्तान जो है ये रूस और चीन के दबाव के कारण इसे रिन्यू नहीं किया है। तो क्योंकि अभी भारत जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साइड बहुत ज्यादा झुका हुआ है, हमारी ये गवर्नमेंट अमेरिका को बहुत ज्यादा सपोर्ट देने के चक्कर में रूस से रिश्ते खराब कर रही है, चीन से तो हमारा रिश्ता खराब है ही, और इसी कारण से ताजिकिस्तान का एयरबेस जो है वो हमारे हाथों से निकल गया है। तो वर्तमान स्थिति यह हो गई है कि भारत का किसी भी अन्य देश में कोई सक्रिय विदेशी सैन्य अड्डा नहीं है। अगर आप जैसा कि मैंने बताया कि सैन्य अड्डा होगा तभी लोग आपकी शक्ति को मानेंगे, और चीन जो है ये जिबूती में अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है, उसके पास सैन्य अड्डा ठीक है। ताजिकिस्तान में भी एक सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है। हालांकि ताजिकिस्तान में जो सैन्य अड्डा चीन स्थापित कर रहा है उससे चीन आधिकारिक रूप से इनकार करता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। पर ये सोर्सेस हैं, और सोर्सेस गलत नहीं होते हैं आईआर के मामले में, है ना। सबसे ज्यादा विदेशी सैन्य अड्डा किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसमें एक सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा है कैंप हम्फ्रीज, और ये कहां पर है, दक्षिण कोरिया में। तो देखिए, ऐसा सवाल भी आपसे पीसीएस में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है, या फिर ये यूपीएससी में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये सभी नाम याद रखने होंगे। कैंप हम्फ्रीज जो है ये अमेरिका का सैन्य अड्डा है, और ये किस देश में स्थित है, दक्षिण कोरिया में। एक सैन्य बेस है अल उदीद एयरबेस, और ये कहां पर है, कतर में है। तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है किस देश में स्थित है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक ताजिकिस्तान में आईनी एयरबेस ये समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में जो वॉर ट्रेड को रोकने को लेकर के समझौता हुआ है, उसके बारे में भारत के क्या मायने हैं, ये लिखा गया है पूर्व विदेश सचिव के द्वारा। ठीक है, इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे, पूर्व विदेश सचिव क्या बोलते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या करना चाहिए भारत को, इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक सीधे सीधे हमारे पेपर 2 से मिलता है। देखिए, चीन और अमेरिका के बीच में जो वॉर ट्रेड को रोकने के लिए जो समझौता हुआ वो हुआ है गिम्हे एयरबेस पर। तो देखिए, अब
3-4 एयरबेस आपके सामने आ चुका। एक आया अल उदीद जो कतर में है, गिम्हे एयरबेस जो कि आपका दक्षिण कोरिया में है, और एक एयरबेस आया आइनी एयरबेस जो कि अभी हमने देखा ताजिकिस्तान में स्थित था। तो आपसे एक तरफ एयरबेस का नाम दे देगा, एक तरफ देश का नाम दे देगा और बोलेगा इसे मिलाइए। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि कौन सा एयरबेस कहां पर स्थित है। तो गिम्हे एयरबेस पर चीन और अमेरिका की मीटिंग हुई, जहां दोनों के बीच कुछ समझौते हुए। और ये इसी एयरबेस पर क्यों किया गया? क्योंकि ये प्रतीकात्मक रूप से अमेरिका के प्रभुत्व की याद दिलाता है। तो कहीं ना कहीं मेंटली रूप में, मानसिक रूप में चीन पर एक बढ़त बनाने की ये बनाने का एक मूव था अमेरिका का। ठीक है। और यहां पर जो समझौता हुआ है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि चीन जो है वही अपना रुख नरम किया है, अमेरिका अपना रुख नरम नहीं किया है। वो हालांकि चीन को G2 बोल के बढ़ावा दिया है, ग्रुप ऑफ 2, किंतु चीन का रुख ही नरम रहा है यहां पर। और इस नरम रुख के पीछे क्या रीजन है, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है। क्या है स्थिति? तो चीन की आंतरिक स्थिति थोड़ी कमजोर चल रही है। रीजन क्या है? देश में रियल एस्टेट वाला बिजनेस जो है वो संकट में है। स्थानीय सरकारी ऋण, युवा बेरोजगारी, विदेशी निवेशकों के घटते विश्वास, इन सब के कारण से चीन की स्थिति जो है वर्तमान में खराब चल रही है। क्योंकि चीन इतना आक्रामक नीति अपनाया कि विदेशी निवेशक भी यहां से अपना धन खींचने लगे, और खास करके कोविड के बाद से एक बहुत नेगेटिव इमेज बना है चीन का। ठीक है। तो इसलिए सुरक्षा के मुद्दे पर हमें क्या करना चाहिए, या फिर चीन क्या कर रहा है, ये यहां पर बताया गया है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, सबसे पहले इसने अपनी गतिविधियां संयमित कर दी है। क्यों? क्योंकि चीन आंतरिक संकट से जूझ रहा है। इसीलिए अब चीन उसे सामने से तो नहीं दिखाएगा कि आंतरिक संकट से ग्रस्त हैं, इसलिए उसने अपने रुख को नरम किया है। और उसी नरम रुख का नतीजा है कि अमेरिका के साथ उसने डील साइन किया है ट्रेड वॉर को रोकने के लिए। तो सबसे पहले इसने अपनी गतिविधियां संयमित की। इसीलिए भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद था वहां पर भी कुछ समझौता होता दिख रहा है और स्थिति सुधरती दिख रही है। ताइवान के आसपास ये छोटा मोटा सैन्य अभ्यास करते रहता है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि सामने वाले को ये बताया जा सके कि अभी भी हम ताकतवर हैं। लेकिन फिर भी चीन जो है ये टकराव से हमेशा बच रहा है। दक्षिण चीन सागर में ये अपना गश्त जारी रखे हुए है, यहां भी ये टकराव से हमेशा बच रहा है, क्योंकि इसे पता है ये आंतरिक संकट से ग्रस्त है। ठीक है। डिप्लोमेसी में क्या कर रहे हैं? चीन के जो राजनयिक थे, जहां पहले वो आक्रामक रवैया अपना रहे थे, अब वे कम आक्रामक हुए हैं। इसके अखबारों की भाषा जो है वो भी नरम हो गई है। ग्लोबल टाइम्स चीन का अखबार है, और उसकी भाषा जहां पहले बहुत कठोर भाषा यूज करता था बाकी देशों के लिए, बाकी राजनेताओं के लिए, वो अब नरम लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है। कैसे लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है? आपसी सम्मान, विन विन सहयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इसके कूटनीतिज्ञ और इसके अखबार। ठीक है। आंतरिक राजनीति की क्या स्थिति है चीन में? तो चीन का पार्टी जो है वो अब स्थिरता पर जोर दे रही है, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रही है, ताकि लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा जा सके, लोगों में आंतरिक विरोध कहीं पैदा ना हो जाए, इसलिए ये आंतरिक राजनीति को भी सुधारने पर ध्यान दे रही है। तो ये स्थिति है जिसे बताने के लिए हमारे पूर्व विदेश सचिव ने लिखा है कि चीन ने इस मीटिंग में, इस समझौते में नरम रुख को क्यों अपनाया है। अब हम बात करते हैं भारत के लिए इसमें क्या संकेत है हमारे विदेश सचिव के अनुसार। तो ये जो अवसर है ये भारत को एक आत्ममंथन का अवसर प्रदान करता है। इसमें भारत को, मतलब इसमें कहा गया है कि जो ट्रंप से मुलाकात नहीं किए भारत के प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में, इसे अलग अलग देश अलग अलग नाम दे रहे हैं। जैसे वाशिंगटन है, ये चुनावी रणनीति बता रहा है, उसका मानना है कि भारत में चुनाव है तो एक माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है। चीन जो है ये मानता है कि अब थोड़ा भारत सतर्क हो गया है अमेरिका को लेके। वहीं भारतीयों ने इसे रणनीतिक संयम का नाम दिया है ना, कि भारत बहुत सोच समझ के अपने कदम उठा रहा है, क्योंकि टैरिफ अभी सबसे ज्यादा भारत पर ही है, अमेरिका ने लगाया है। इसी समय पर चीन का जो नरम लहजा है उसके कारण से हमारे पास एक ऐसा मौका है कि हम नरम रुख को अपनाते हुए ही चीन पर एक मानसिक बढ़त बना सकें, ऐसा हमारे विदेश सचिव जी का मानना है। लेकिन यही एक मौका भी है जब ट्रंप की छवि से हमारे देश को बाहर निकलना होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तू तू का रिश्ता बना के
बिगाड़ चुके हैं बहुत कुछ, है ना। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रंप से निपटने के लिए हमें क्या रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। तो बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमारे पूर्व विदेश सचिव कह रहे हैं। और कहना है कि न ज्यादा दूरी बनाइए किसी से, न ज्यादा किसी के नजदीक जाइए। और ये रियल लाइफ में भी है। अगर आप किसी के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं तो ना उसके साथ बहुत ज्यादा घुलिए मिलिए, ना उससे बहुत ज्यादा दूर रहिए। एक नॉर्मल डिस्टेंस जो है उसे मैनेज करके रखिए और सब कुछ ठीक रहेगा। यही बताने का प्रयास किया जा रहा है हमारे पूर्व विदेश सचिव जी के द्वारा। यहां एक बात और कही गई है इनके द्वारा कि केवल व्हाइट हाउस पे निर्भर न रहें, है ना। आप अमेरिकी कांग्रेस से भी अपना रिश्ता बनाएं, पेंटागन है उसके साथ भी मिले जुलें, जो गवर्नर बन रहे हैं वहां के प्रांतों के, जैसे अभी जोहरान ममदानी बने हैं, भारतीय मूल के 2-3 और बने हैं, उन सब से आप अपना रिलेशन ठीक बनाइए, है ना। थिंक टैंक जो है अमेरिका के या अमेरिका के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे अपना जुड़ाव आप स्थापित किए रहिए। तो क्या होगा कि आप ट्रंप से निपट सकते हैं और केवल उन्हीं क्षेत्रों में आप सहयोग करें जो दीर्घकालिक हित से जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 2 या 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको जो बेनिफिट दे रहा है आप उसी में जाके और फिर ट्रंप का समर्थन करने लगते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार क्या बोलने का जरूरत है ये भारत के प्रधानमंत्री को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक ये भी बात कहा गया है हमारे पूर्व विदेश सचिव जी के द्वारा कि भारत को चीन कार्ड खेलना नहीं है, दिखाना नहीं है कि हम चीन से परेशान हैं। जैसे पाकिस्तान क्या करता है, अनेक विदेशी मंचों पर जाके वो कश्मीर का मुद्दा उठा के बोलता है कि भारत हमें प्रताड़ित कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत कमजोर देश के रूप में गिन लिया जाएगा। तो कभी भी चीनी कार्ड खेलना नहीं है, आपको बस वहां पर मानसिक रूप से बढ़त बनाने का प्रयास करना है ना। आपको एक ऐसा देश बनना है जिसकी बात दूसरे देश सुने, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है हमारे विदेश सचिव जी के द्वारा। आप जब आंसर लिखते हैं तो इन सब पॉइंट्स को वहां ऐड करेंगे, आपका आंसर काफी इनरिच हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए एक मेंस का प्रश्न है, अगर आप चाहें तो आप इस पे अभ्यास कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों में संघर्ष इसलिए आता है क्योंकि वाशिंगटन अभी भी भारत को अपनी वैश्विक रणनीति में वह स्थान नहीं दे पाया है जो भारत की राष्ट्रीय आत्मसम्मान और आकांक्षाओं को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। ठीक है, तो वर्तमान में जो G2 का मीटिंग होता है उसका उदाहरण लेके आप इस पे आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिख के सबमिट कहां करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नकद हस्तांतरण वाले टॉपिक को फिलहाल छोड़ देते हैं, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए एनसीईआरटी का एक सीरीज चलाया जा रहा है, उसमें हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इस दोनों को हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी 7 क्लास तक को डिस्कस कर लिया है और 8 क्लास का पॉलिटी बहुत जल्द आपके लिए शुरू होने वाला है। अगर आप एनसीईआरटी के इस फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं जहां प्रत्येक चैप्टर के साथ आपको एमसीक्यू भी करवाया जा रहा है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सामने पीटी के नजरिए से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उनमें पहला है रम्मान उत्सव। रम्मान उत्सव बैसाखी के समय पर मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में, और ये कहां पर मनाया जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक है, तो रम्मान उत्सव का संबंध जो है ये उत्तराखंड से है, और अगर आपसे स्पेसिफिक जिले का नाम पूछ ले तो चमोली जिले में मनाया जाता है। ठीक है, किस देवता को संबंधित है, समर्पित है रम्मान उत्सव? भूमि देवता को, जिसे कि वहां पर भूमियाल देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। किस देश किस स्टेट से संबंधित है? हमारी राष्ट्रपति यहां पर पहुंची थी, इसीलिए ये न्यूज में है। इस उत्सव में जो रम्मान उत्सव है ये रामायण का मंचन किया जाता है। इस अवसर पर रम्मान, रामायण का स्थानिक नाम समझ लीजिए कि वो अपभ्रंश रूप है रम्मान। ठीक है, तो वहां पर रामायण का मंचन किया जाता है। इस अवसर पर मुखौटे पहनकर लोग नृत्य करते हैं इस अवसर पे। ठीक है, भोजपत्र से बनाया जाता है ये मुखौटा, और 18 प्रकार के मुखौटे प्रयोग किए जाते हैं इस उत्सव में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसे जरूर याद रखेंगे। 18 प्रकार के मुखौटे, और हिमालयी बर्च के पत्तों से यानी भोजपत्र से बनाया जाता है ये मुखौटा। वर्ष 2009 में रम्मान उत्सव को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था।
तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में रम्मान उत्सव को कब शामिल किया गया? तो वो समय था वर्ष 2009। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन पिंपल के बारे में। ऑपरेशन पिंपल चलाया गया कश्मीर में, और कश्मीर में जो घुसपैठिए थे उन्हें मार गिराया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे ऑपरेशन पिंपल कहां चलाया गया? कश्मीर में। ऐसा याद रखिए कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है। जो घुसपैठिए या आतंकवादी होते हैं वो एक प्रकार से पिंपल का काम करते हैं। जो चेहरे पे मान लीजिए पिंपल हो जाता है तो कितना खराब लगता है देखने में। तो हमारा खूबसूरत कश्मीर को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे कुछ पिंपल के रूप में आए हुए घुसपैठिए या आतंकवादी, तो उसे साफ कर दिया है हमने, मेडिसिन दे दिया है। तो याद रखिए कि ऑपरेशन पिंपल कहां चलाया गया? कश्मीर में। ठीक है, चलिए अब है आईएनएस इक्ष्वाक। आईएनएस इक्ष्वाक के बारे में हम बात करते हैं। इसे बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा, और इसमें 80% स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया गया है। और ये सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का तीसरा पोत है, ये भी याद रखेंगे। आपको मैंने एक फिजियोन के बारे में जानकारी दिया था, है ना, फिजियोन या फुजियोन नाम था। आप बताएंगे वो किस देश से संबंधित पोत है ना। तो आईएनएस इक्ष्वाक ये तीसरा पोत है, और ये कहां पर शामिल किया गया? कोच्चि में नौसैनिक अड्डे में इसे शामिल कर लिया गया है, और दक्षिण नौसैनिक कमान में तैनात किया जाने वाला पहला पोत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान में तैनात किया जाने वाला पहला पोत कौन सा है? तो आईएनएस इक्ष्वाक, और इसे बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, 80% से अधिक सामग्री जो है वो स्वदेशी है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीसस मकाक से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज है। रीसस मकाक नाम है, याद है ना, आरएच फैक्टर की खोज इसी से की गई थी। तो इसे दोबारा से भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 में शामिल करने की बात कही गई है। ध्यान रखेंगे, अनुसूची 2 में शामिल करने की बात की गई है। तो क्यों? ताकि इनके प्रति जो अवैध व्यापार होता है इनका, वो ना हो सके, उसे रोकने के लिए इसे अनुसूची 2 में शामिल करने की बात कही गई है। और आईयूसीएन रेड लिस्ट में रीसस मकाक की स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, कम जोखिम वाले श्रेणी में है, इसीलिए इसे अनुसूची 2 में भी रखा जा रहा है। याद रखेंगे, रीसस मकाक से संबंधित ऐसे क्वेश्चन इन्वायरमेंट में बहुत पूछा जाता है, नाम याद रखेंगे, और जो स्थिति बताई गई है आईयूसीएन वगैरह की वो भी याद रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे निकल के आ रहा है, जो है इंसेफ्लोमायोकार्डाइटिस वायरस। इंसेफ्लोमायोकार्डाइटिस वायरस क्या है ये याद रखेंगे। तो ये एक वायरस है जिसके कारण से भारत के एक चिड़ियाघर में एक अफ्रीकी हाथी की मौत हो गई है। ठीक है, तो अफ्रीकी हाथी अध्ययन में पाया गया है कि अफ्रीकी हाथी जो है ये इस वायरस से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होते हैं, और एक प्रकार से बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं इनके प्रति, इन्हें वो झेल नहीं पाते हैं। और ये फैलता किससे है? तो रोडेंट से, जो कृंतक होते हैं जैसे चूहा हो गया, इनके द्वारा ये फैलता है वायरस। तो इंसेफ्लोमायोकार्डाइटिस वायरस, इसके कारण से एक हाथी, अफ्रीकी हाथी की मौत हो गई है। और उस अफ्रीकी हाथी का नाम क्या रखा गया था? शंकर। ठीक है, शंकर नाम रखा गया था उस अफ्रीकी हाथी का। और ये फैलता किसके द्वारा है? तो रोडेंट्स के माध्यम से फैलता है, कृंतकों के माध्यम से फैलता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब आपके लिए, आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए 3 प्रश्न हैं, और तीनों प्रश्न को आपको अटेंड करना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स का सही वर्णन करता है? ब्लैक स्पॉट्स चर्चा में था, पर ये मैंने अपने सेशन में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। पहला कथन है, यदि किसी 500 मीटर के हिस्से में 5 या अधिक दुर्घटनाएं हुई हों जिनमें मृत्यु या गंभीर चोट भी शामिल है, तो उसे ब्लैक स्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये 500 मीटर सड़क के लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा है, यदि किसी 300 मीटर के हिस्से में 10 या अधिक दुर्घटनाएं हुई हों जिनमें मृत्यु या गंभीर चोट शामिल है, तो उसे ब्लैक स्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला कथन है, 500 मीटर के लंबाई वाला रोड 3 वर्ष में 30 से अधिक मौत, तो उसे ब्लैक स्पॉट कहेंगे। और चौथा है, 300 मीटर का रोड 2 वर्ष की अवधि में 20 मौत, तो उसे ब्लैक स्पॉट कहेंगे। 300 मीटर तो होगा ही नहीं, आंसर होगा 500 मीटर वाला।
3 वर्ष की अवधि यहां तक ठीक है, लेकिन 30 नहीं 10 मौत, तो ये सही हो जाता, पर ये भी कथन गलत है। तो आपका कथन ए सिर्फ सही है। 500 मीटर 5 या अधिक दुर्घटनाएं और 3 साल में 10 मौत, इसमें एक चीज ऐड कर लेंगे, 3 साल में 10 मौत, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रम्मान जो है किस राज्य का एक धार्मिक उत्सव है? अभी अभी आपको बताया गया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नालसा के बारे में कल के सेशन में आपसे डिस्कस किया गया था। यहां प्रश्न यह है, भारत में कानूनी सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित में से किन प्रकार के नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं? आपके सामने कथन है, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। दूसरा, वे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। तीसरा है, अन्य पिछड़ा वर्ग के वे सदस्य जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। और चौथा, सभी वरिष्ठ नागरिक। तो देखिए चौथा तो होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये मानदंड नहीं रखा गया है। पहला कथन ठीक है, वो सामान्य आदमी जिसका 1 लाख रुपए से कम इनकम है, और दूसरा वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसका वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। तो इन दोनों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है हमारे कानून के अनुसार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन ए, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अपने सेशन को रिवाइज करते रहें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए डेली बेसिस पर आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम बुक के माध्यम से चलाया जा रहा है। आज इसमें 11 बजे हम डिस्कस करेंगे डचों को, और फिर 2:30 बजे हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजों को। तो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर इंफॉर्मेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।